पिछले कुछ सालों में हमने कई बार सेक्शन 144 दैट इज धारा 144 लगते और उस पे विरोध होते देखा है। चाहे वह शाहीन बाग या जामिया का एंटी सीएए प्रोटेस्ट की वजह से हो या फिर कोरोना महामारी से बचाने के लिए लगाया गया हो। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं छोटे बड़े वजह से इसे कई बार लगते सुना है। तो कई बार आम लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्यों लगाया जाता है ये धारा बार बार। ऐसे ही कुछ सवालों का सामना आज मुझसे हुआ जब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि धारा 144 क्या है, क्या यह कभी भी लगाया जा सकता है, क्या यह सिर्फ सरकार की मर्जी से लगा दिया जाता है, क्या कोर्ट का इसमें कोई इंटरफेरेंस हो सकता है या नहीं। चूंकि बार बार धारा 144 लगने पे लोगों को इतना तो समझ आ चुका है कि इस धारा के लगने पे, इसके लागू होने पर सरकार कुछ पाबंदियां डाल देती है आम लोगों पे। तो आइए एक प्रयास करते हैं धारा 144 को साधारण लैंग्वेज में समझने का। तो चलिए, धारा 144 दैट इज सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पहली बार 1861 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद इसका यूज अनलॉफुल असेंबलीज प्रोसेशन को रोकने के लिए होता आया है ताकि पीस एंड हार्मोनी मेंटेन रह सके, किसी टाइप का वायलेंस नहीं हो या किसी प्रकार का राइट नहीं हो। मगर इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि सरकार कई बार इसे अपने या अपने किसी गलती के खिलाफ हो रहे शांति और डेमोक्रेटिक वे में किए जा रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती आई है। जैसे कुछ दिन पहले की ही बात ले लीजिए, नई दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास के एरिया में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया ताकि लोग किसी टाइप का प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मनीषा के जस्टिस के लिए आवाजें उठ रही थी। तो सरकार को ये डर था कि लोग दिल्ली पहुंच के प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, इसकी ये वजह भी हो सकती है कि इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए लगाया गया हो ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। लेकिन बार बार प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए, अपनी आवाज को उठाने से रोकने के लिए जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है अगर सेक्शन 44, तो वो गलत है। तो आइए सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करते हैं सेक्शन 144 को समझने का। सेक्शन 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी भी प्रकार का वायलेंस और उपद्रव की आशंका को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाने का पावर देता है, कोई भी एक्शन लेने का पावर देता है, जिसके तहत डीएम या मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं जिससे किसी एक पर्सन या फिर एक पब्लिक एट लार्ज को किसी पार्टिकुलर एरिया में जाने या कुछ करने से रोका जा सकता है। सो बेसिकली जब भी सेक्शन 144 इम्पोज होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर होता है कि किसी एक इंडिविजुअल को या एक पब्लिक एट लार्ज को किसी पार्टिकुलर एरिया में कुछ करने से, जाने से या असेंबल होने से रोक सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जैसे ही सेक्शन 144 किसी एरिया में इम्पोज किया जाता है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सीज कर लिया जाता है और पब्लिक का राइट टू असेंबल एट एनी प्लेस जो है वो कर्टेल कर दिया जाता है और उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पावर है? बेसिकली सेक्शन 144 को इम्पोज करके एडमिनिस्ट्रेशन किसी मूवमेंट को रोक सकती है, किसी इंडिविजुअल को आर्म्स कैरी करने से रोक सकती है, अनलॉफुल असेंबल होने से रोक सकती है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी सेक्शन 144 दैट इज धारा 144 लागू होता है तो 3 या 3 से ज्यादा लोग एक जगह असेंबल नहीं हो सकते हैं।
तो एक सवाल आता है कि क्या धारा 144 या सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी की कोई टाइम लिमिट है भी, या ये सरकार की मर्जी पे निर्भर करता है कि कितने दिनों के लिए लगाया जाना है, कब तक लगाया जाना है? क्या सरकार चाहे तो इसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लगा के रख सकती है? तो सेक्शन 144 से इशूड कोई भी ऑर्डर या कोई भी एक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत लिया गया हो तो उसे मैक्सिमम 2 महीने तक ही लागू किया जा सकता है, लागू रखा जा सकता है। उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक बढ़ा सकती है। 6 महीने के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट के कैपेसिटी के बियॉन्ड है, वो इसे फिर से आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो एक सवाल उठता है कि अगर ये पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए इम्पोज किया जाता है तो आखिर इसकी इतनी आलोचना क्यों होती है, क्यों ये डिबेटिक टॉपिक बना रहता है हमेशा? क्योंकि सेक्शन 144 लागू होने से डीएम और एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत ही ज्यादा पावर सेंट्रलाइज हो जाता है, जिससे उसका मिसयूज होने का डर बना रहता है और कई बार इसका मिसयूज होते देखा भी गया है। वहीं दूसरी तरफ इसके लागू होने पे कुछ फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन होता है। हाँ, बट वायलेशन के केस में लोग कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश के मैक्सिमम लोग, एटलीस्ट 70% पीपल अपने लीगल राइट से अवेयर नहीं है, अपने राइट से ही अवेयर नहीं है। तो जिसकी वजह से कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी का राइट को वायलेट कर जाते हैं और उन्हें शायद पता भी नहीं चलता कई बार। इसलिए इस सेक्शन की हमेशा आलोचना होती रहती है और हमेशा ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या ये सेक्शन 144 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। और तो और कई बार तो हमने सेक्शन 144 इंपोज होने पे इंटरनेट बंद होते भी देखा है। जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए, जब 370 हटा था, या फिर ऐसा कोई आर्मी मूवमेंट होने पे सेक्शन 144 इंपोज कर दिया जाता है और इंटरनेट को बंद, 4G इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है खासकर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही जम्मू कश्मीर केस से संबंधित सेक्शन 370 से संबंधित एक जजमेंट में कहा कि इंटरनेट को बंद करना फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। लेकिन हम अधिकांशता देखते हैं कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ सेक्शन 144 जो है लीडरलेस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट कैंपस में ये हमेशा इम्पोज किया हुआ होता है। आप सुप्रीम कोर्ट कैंपस में आर्म्स लेके या फिर अनलॉफुली असेंबल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट इमरजेंसी अगर कोई आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इसे इम्पोज करती है। और जैसा हमने हाल में देखा कि लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए, कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए इसका इम्पोज किया गया था पार्टिकुलर टाइम और मैक्सिमम एरिया में। तो ये इसके कुछ फायदे भी हैं। तो चलिए, ये तो हो गई एक छोटी सी ओवरव्यू सेक्शन 144 की। अब हम देखते हैं कि कोर्ट कहाँ कहाँ इंटरफेयर करता है, कोर्ट का ओपिनियन को देखते हैं। तो सबसे पहले 1961 में बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सेक्शन 144 को चैलेंज किया गया था। तो इस केस में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस सेक्शन को वैलिड बताते हुए पिटीशन को रिजेक्ट किया था। इसके बाद 1967 में राम मनोहर लोहिया केस में फिर से इस सेक्शन को चैलेंज किया गया, जहां कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 1970 में मधु लिमाय वर्सेस एसडीएम के केस में कोर्ट का यह कहना था
कि पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया जाता है सेक्शन 144, जो कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इमरजेंट और अर्जेंट सिचुएशन में ही होना चाहिए और उसी वक्त इसे लगाना चाहिए। कोर्ट का ऐसा मानना था। साथ ही इस केस में कोर्ट का ओपिनियन ये भी था कि पावर अंडर सेक्शन 144 इज नॉट अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये कॉमन पावर नहीं है, इट इज जुडिशियल पावर एंड इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो इसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि इसे आर्बिट्रेरी मैनर में ना इम्पोज किया जाए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई पार्टी इसे ना यूज करे, जो गवर्नमेंट है वो इसे अपने पर्सनल बेनिफिट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसे अपने लिए यूज ना कर ले। 2012 में रामलीला केस में जहां सो रही जनता पे रात में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया था, तो कोर्ट ने इसे गलत माना और कोर्ट का ओपिनियन ये था कि सेक्शन 144 सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी और अर्जेंट सिचुएशन में ही इम्पोज करना चाहिए और रात में सो रहे लोगों पे इसके इम्पोज करने का कोई मतलब नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद मजदूर किसान संगठन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 144 को वैलिड बताया था, लेकिन यहां जाकर राइट टू प्रोटेस्ट को भी रिकॉग्नाइज किया गया और गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन फ्रेम करने को कहा गया। इसके अलावा हाल में ही शाहीन बाग के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट बताया। तो ये था एक सेक्शन 144 का एक छोटा सा ओवरव्यू कि क्यों लगता है, क्या पावर इसके अंदर होती है और इसके इम्पोज करने का क्या मोटिव होता है गवर्नमेंट का, और क्या कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकती है या नहीं। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपका। प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।